Dear students, welcome back. Yes, this time for CPET Odisha PG entrance test, जो कि मुझे बताया गया है कि मई के सेकेंड वीक में पॉलिटिकल साइंस होगी। 4 मई से स्टार्ट हो रही है। बहुत सारी डिमांड आए कि सर सीपेट उड़ीसा पे कुछ तो वीडियो बनाइए, कुछ तो बताइए। मुझे लगा द बेस्ट वे विल बी जो मेरी सबसे फेमस सीरीज होती है पास्ट 3 ईयर। तो मैंने क्वेश्चन लिया है 25, 24 और 23 के, उसमें से पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को निकाल लिया है इस वीडियो सीरीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी डब्ल्यूपीटी और फिर आएगी इंडियन पॉलिटी। इस 3 से आपको इतना हेल्प हो जाएगा कि आपके चांसेस थोड़े तो बूस्ट हो ही जाएंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। नॉट ओनली फॉर सीपेट उड़ीसा बट फॉर ऑल एग्जाम। आई टेल यू ऑल एग्जाम इतने अच्छे इसमें क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सीपेट उड़ीसा एमए पॉलिटिकल साइंस, थीम वाइज पास्ट 3 इयर्स पॉलिटिकल थ्योरी। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप अपने चांसेस को बूस्ट करना चाहते हैं सिपेट उड़ीसा में, तो ये तीसरा साल है जबकि एक क्रैश कोर्स जो है सिपेट उड़ीसा के लिए, जब वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, वो जेएमआई एएमयू सबका मिक्स है, लेकिन आपको उसमें काफी अपने कस्टमाइज क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि मेरे जहन में रहते हैं सिपेट उड़ीसा के क्वेश्चन उस मॉक को प्रिपेयर करते टाइम में हमारी टीम को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स फॉर सिपेट उड़ीसा एज पार्ट ऑफ पीजी कंबाइंड मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये सब मिलेंगे। और यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल फी, तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर एट polschehelp@gmail.com पे। और यदि आप बुक की तलाश कर रहे हैं जो आपको इन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, तो 3 बुक मैं बोलूंगा। एक तो है एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस इंटरेस्ट टेस्ट, ये लिखी गई थी कुछ साल पहले, लेकिन ये एकदम यूनिवर्सल बुक है। इसके यदि करंट इवेंट को केवल छोड़ दो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम इंक्लूडिंग सीपेट उड़ीसा। हजारों स्टूडेंट ने इसका फायदा लिया है, आप भी ले सकते हो, अमेजन पे है। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो एक ग्रंथ बन गई है जिसको कि मुझे लगता है कि इवन जो सेटर हैं वो भी फॉलो करते हैं फॉर सेटिंग अप द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें है सारे वो क्वेश्चन जो किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में होने चाहिए। सीयूईटी पीजी की जो एग्जाम गाइड है वो भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि वो ज्यादा अपडेटेड है, वो 2026 की है, तो उसमें करंट इवेंट भी मिल जाएंगे। तो यदि आप या तो ये लो या ये लो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन ये जरूर आपको ये बुक लेनी चाहिए। सभी जो है नॉमिनल प्राइस पे जो है अमेजन पे है, इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। अब चलो करते हैं शुरुआत। आइए अब सबसे पहले 2025 के जो क्वेश्चन सिपेट उड़ीसा में आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, जो मैं चुन के निकाल पाया हूं। लेट अस सी विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द थिंकर एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ हेजेमनी। ये क्वेश्चन अपने आप में, इसको आप लड्डू क्वेश्चन समझ सकते हो, लेकिन ये जो आइडिया है हेजेमनी का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देने वाले तो ऑफ कोर्स इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंटोनियो ग्राम्स्ची थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था जब वो प्रिजन में थे। इसका नाम ही है प्रिजन नोटबुक। इन्होंने 1929 से 35 के बीच में, जबकि वो गिरफ्तार कर लिए गए थे अपने विचारों के चलते, फासिस्ट जो रेजिम था मुसोलिनी का, उसके द्वारा, वहां पे उन्होंने लिखा था। उसको बहुत बाद में पब्लिश किया गया। उसमें उन्होंने आइडिया दिया हेजुमनी का। हेजुमनी एक ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो डोमिनेंट क्लास होता है किसी भी सोसाइटी में या किसी कंट्री में, वो जिस पे डोमिनेट करते हैं वो ताकत के बल पे कम, बल्कि आइडियाज के बल पे ज्यादा डोमिनेशन होता है। जहां पे कि डोमिनेटिंग क्लास जो है अपने नॉलेज क्रिएशन की पावर से, अपने आइडियोलॉजी से, आइडियाज, बुक, डिस्कोर्स, नैरेटिव से जो है, जो क्लास को वो डोमिनेट करते हैं, उसके दिमाग पे जो है वो असर डालते हैं, मतलब उसके दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। उनकी जो वर्ल्ड व्यू होती है, जो उनके आइडियाज होते हैं, दुनिया में क्या सही है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, वो डोमिनेटिंग क्लास अपनी ताकत से, अपने नॉलेज के ताकत से तय करते हैं। मतलब वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना डाल देते हैं डोमिनेटिंग क्लास के जहन में, जो कि उनको एक्सप्लॉइट करती है लेकिन उनको नॉर्मल लगती है। दैट इज कॉल्ड हेजोमनी। इसी तरह की जो बात है डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट इसी तरह की बात वो लुई अल्थुजर करते हुए पाए जाते हैं, लगभग उसी कंटेम्प्रेरी टाइम में।
लेकिन वो उनकी जो थॉट है वो एक अलग धारा में बहती है, और वहां पे भी वो यही बात करते हैं, लेकिन वो स्टेट को फोकस करके कहते हैं। यहाँ पे जो ग्रामस्ची हैं, वो जो ये नॉलेज क्रिएशन या आइडियोलॉजी क्रिएशन है, वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के द्वारा किए गए बताते हैं, जबकि लुई अल्थुजर जो है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की बात करते हैं कि स्टेट, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो कैसे जो है आइडिया के बल पे लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के माइंड को कैप्चर करता है। इनफैक्ट यदि आप और थोड़ा आगे सोचे तो स्टीवन ल्यूक्स की जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है, जिसको उन्होंने रेडिकल डायमेंशन ऑफ पावर कहा था, वो भी यही है, हेजेमनी ही है। जहां स्टीवन ल्यूक्स उसको इस तरह से कहते हैं कि वो एक ऐसी पावर है जो आप, जिसके ऊपर आप पावर स्टैब्लिश करते हो, उसको दिमाग पे कैप्चर कर लेते हो, माइंड पे कैप्चर कर लेते हो, और उसको ये लगने लगता है कि आपके वश में होना या आपका डोमिनेंस सहना ही नॉर्मल है, उसके हित में है। दैट इज ए काइंड ऑफ पावर। तो आप ऐसे समझिए कि हेजेमनी, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus एंड स्टीवन ल्यूक्स का थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, सब एक ही कॉन्सेप्ट को कहते हैं, पावर ऑफ आइडिया, पावर ऑफ नॉलेज, नॉट पावर ऑफ ताकत। In which one of the following books the lion and fox metaphor occur? लाइन एंड फॉक्स जो है वो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मैकियावेली ने प्रिंस में जो है लाइन एंड फॉक्स का किस बेसिस पे उन्होंने सलाह दिया है कि एक राजा को कभी जो है लाइन की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब टूट पड़ो, और कभी फॉक्स के साथ चतुर होना चाहिए। हमेशा यदि आप टूट पड़ो वाले रहोगे तो आप टूट जाओगे। आपको कभी जो है वो लोमड़ी या सियार के जैसे जो है आपको चालाकी भी अपनानी पड़ेगी राजा को। लायन एंड फॉक्स। यहाँ पे जो बुक दिखती है रोड टू सर्फडम, वो बहुत फेमस है। आगे आपको आ सकता है, फेडरिक हयाक की बुक है, जो एक फेमस लिबर्टेरियन थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन के साथ। अब यहाँ पे देखिए, विच ट्रेडिशन कंसिडर्स द स्टेट एज ए टूल ऑफ डोमिनेशन एंड बिलीव्स इट टू बी इलेजिटिमेट। यदि इन सब में चुनना हो तो इलेजिटिमेट स्टेट को नेसेसरी इविल, मतलब उसको होना ही नहीं चाहिए। स्टेट एक कोएर्सिव, ताकत के बल पे जो 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 डंडा चलाने वाली एक टॉर्चरस इंस्टीट्यूशन के तौर पे अननेसेसरी, नेसेसरी इविल मैंने जो कहा वो तो लिबरलिज्म के है। अननेसेसरी इविल मतलब उसको होना ही नहीं चाहिए। ये थॉट जो है एनार्किज्म की है, जो ये सोचते हैं कि बिना स्टेट के ह्यूमन म्यूचुअल एक दूसरे को हेल्प करके, कामराडरी से, साथ में हारमोनी से रह सकते हैं। स्टेट नाम की किसी पुलिस आर्मी फोर्स की जरूरत ही नहीं। हु पायनियर्ड। अब यहाँ पे चूंकि एनार्किस्ट का है तो मैंने यहाँ पे मोस्ट फेमस जो एनार्किस्ट जो चार थिंकर हैं, पियरे जोसेफ प्रोदन, मिकाइल बाकुन, पीटर क्रोपोटकिन एंड इमा गोल्डविन का नाम दिया है। इन सब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उनकी बुक भी जान लीजिए, आगे आपको काम आएगा, सिर्फ उड़ीसा नहीं। हु पायनियर्ड द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। ये बहुत मजेदार है कि बिहेवियरलिज्म भी जो है ईस्टर्न प्रपोज करते हैं, और वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी इंटेलेक्चुअल जो है थिंकर माने जाते हैं। डेविड ईस्टर्न जो कि सिस्टम अप्रोच के फादर हैं, उन्होंने 7 क्रीडो ऑफ रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया था। मतलब ये चीज पोस्ट बिहेवियरलिज्म को डिफाइन करती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ पे पढ़ लेना। जैसे सब्सटेंस चेंज, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस पे पूरी आधे घंटे क्लास ली जा सकती है। यहाँ पे रॉबर्ट डहल दिखते हैं, पॉलियार्ची के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लिपसेट दिखते हैं जो रॉकेन के साथ मिलकर क्लीवेज थ्योरी, सोशल क्लीवेज थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ये भी एक प्लूरलिस्ट थिंकर थे जिन्होंने बुक लिखा था द पॉलिटिकल मैन। लैसवेल यहाँ पे हैं, हैरोल्ड लैसवेल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन डिफाइन किया, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। विच अप्रोच इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव अप्रोच है। जो जो इंपेरिकल अप्रोच है उसमें क्या होना चाहिए के बजाय क्या है उसको डिस्क्राइब और एनालाइज करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पॉजिटिविस्ट का मतलब ये होता है जो इंपेरिकल है, जो सेंस ऑर्गन से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, वही नॉलेज है, वही ट्रू नॉलेज है। बिहेवियरलिज्म जो है पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी emphasizes thoughtful discussion and debate
बिफोर मेकिंग डिसीजन। ये डिफाइन करता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को। डेलिब्रेशन का मतलब थोड़ा सा डिस्कशन डिबेट से अलग है, जहां पे कि जो दोनों पार्टी होते हैं डिबेट डिस्कशन में, वो ओपन माइंड से करते हैं। वो आर्गुमेंट नहीं करते हैं, अपने पक्ष को पकड़ के नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरे की बहुत केयरफुली सुनते हैं और अपने व्यू को चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। वो सबके इंटरेस्ट में, यदि उनको लगता है कि सामने वाला अच्छी बात कर रहा है, तो अपने व्यू से वो शिफ्ट कर जाते हैं। इस तरह से जो कंसेंसस उभरती है, जिसको रूसो ने कहा था कि जनरल विल पैदा होता है, तो उस टाइप की डेमोक्रेसी को डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके जो सबसे बड़े थिंकर हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के, वो हुर्गन हैबरमास हैं। आप इसको जुर्गन हैबरमास भी पढ़ सकते हो। तो ये इनकी जो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी है या कम्युनिकेटिव रैशनलिटी, वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का क्रक्स है कि कैसे जो है डेलिब्रेशन होना चाहिए, कैसे जो है दो इक्वल सिटीजन जो है आइडियल स्पीच कंडीशन में डेलिब्रेशन कर सकते हैं, और कैसे डेलिब्रेशन से लेजिटिमेसी आती है डिसीजन को। उसके अलावा जोसिया कोहेन, जेम्स फिस्किन, एमी गटमैन एंड डेनिस थॉमसन, ये दोनों हमेशा साथ लिखते थे। ये सब मेजर थिंकर हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के। इन विच थ्योरी ऑफ स्टेट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो अपने यहाँ भी वही है, हमें फंडामेंटल राइट मिलती है, गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है। आप एवरी नाउ एंड देन देखते हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग कोर्ट में जाते हैं, रिट पिटीशन दायर करते हैं। इसको हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जो जो हम लोगों ने अपनाया है। Which theory of feminism locates the root cause of women's oppression primarily in patriarchal social relation या gender relation या patriarchal social structure? Of course, ये radical feminism है। आप याद करो कि रेडिकल फेमिनिज्म यूएस में 1960s में केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स इस टाइप के बुक से निकल करके आती है। उसमें जो है वो चोट करते हैं जो बेसिक जो पितृसत्तक परिवार जो है, पैट्रियार्कल जो फैमिली स्ट्रक्चर है, समाज का जो पैट्रियार्कल व्यवस्था है, उसको वो रूट कॉज मानती है वुमेन के मिजरी का। तो रेडिकल फेमिनिज्म, राइट। उसके पहले लिबरल फेमिनिज्म आई थी, जिसमें मैरी वुllstonecraft, जेएस मिल, राजा राम मोहन रॉय वैसे थिंकर थे, जो कि ये नहीं कहते थे कि पूरी पैट्रियार्कल व्यवस्था को सुधार देना है, बल्कि वो मैन और वुमेन की इक्वलिटी की बात करते थे। टॉप जो 4 रेडिकल फेमिनिस्ट, यदि आप देखोगे मैंने यहां दे दिया है: कैट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स; सोला स्मिथ फायरस्टोन इज नोन फॉर हर बुक डायलेक्टिक ऑफ सेक्स; एंड कैथरीन मैकिनॉन एंड एंड्रिया डॉर्किन। इन सबको, इन दोनों का बुक भी थोड़ा पढ़ लेना। Which of the following argues that capitalism and patriarchy are interconnected system that causes women's oppression? अभी हम लोगों ने देखा कि रेडिकल फेमिनिज्म पैट्रियार्की को बेसिक रूट कॉज मानती है, लेकिन यदि आप सोशलिस्ट फेमिनिज्म की तरफ जाओगे तो वो पैट्रियार्की के अलावा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको भी वो कल्प्रिट मानती है। तो ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो जाएगी। जो मेजर जो टॉप 4 जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, उसमें अलेक्जेंड्रा कोलटाइन सबसे ऊपर आती है, जूलियट मिचेल हैं, हेदी हार्टमैन हैं एंड शैला रॉ बॉथम है। इन सब की बुक भी थोड़ी बहुत देख जाना। 24 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब जो जो उस आइडिया से थोड़ी अलग रखते हैं अपने को, उससे जो है भेद रखते हैं। स्केप्टिकल जो उस पर बहुत बिलीव नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केप्टिकल ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। कौन जो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी और यूनिवर्सल ट्रूथ को नकारते हैं? ऑफ कोर्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोस्ट मॉडर्निज्म, वी ऑल नो, इनके अनुसार से ट्रूथ ऑलवेज रिलेटिव होती है। ट्रूथ एक पर्सपेक्टिव है, नजरिया है। आपका ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ मेरा ट्रूथ है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। रियलिटी को हम ऐसे नहीं खोज सकते जैसे कि सामने पंखा है, टेबल है। नो, दैट इज नॉट। ये आपका नजरिया है। आपको जो ट्रूथ दिखता है, दूसरे को अनट्रूथ दिखेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म के जो 4 सबसे बड़े थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो मिशेल फुको हैं, जो नॉलेज पावर नेक्सस के लिए जाने जाते हैं। जैक देरिडा हैं, डीकंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। टेक्सचुअल टेक्स्ट को कैसे डीकंस्ट्रक्ट करके आप मीनिंग को कैसे आप एक तरह से प्रॉब्लमेटिक कर सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट में किसी भी वर्ड का कोई खास मीनिंग फिक्स नहीं है। जीन फ्रैंको लॉयटार्ड दिखते हैं, जिन्होंने मेटा नैरेटिव, जो ग्रैंड नैरेटिव होता है कि ऐसे हिस्ट्री में हुआ होगा, एक ग्रैंड स्टोरी, उसको नकार दिया उन्होंने। एंड जीन बॉड्रिलैट दिखते हैं,
जिन्होंने सिमुलेशन, सिमुलक्रा एंड हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे जो जिसको आप सिमुलेट करते हो वो जिस चीज का सिमुलेशन होता है उससे भी रियल दिखता है। जैसे पिक्चर है, वो रियल लाइफ का सिमुलेशन है, लेकिन कई बार जो है पिक्चर में जो दिखाई जाती है वो रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल हो जाती है। तो हम रियलिटी के वर्ल्ड से हाइपर रियलिटी में चले जाते हैं। जीन बॉड्रिलार्ड। और यहाँ ध्यान दीजिए कि अधिकतर इसमें से जो थिंकर हैं वो फ्रेंच है। यही पूछा जाता है कि किस कंट्री में पनपी और बढ़ी सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न, फ्रांस। 25 देखिए, which of the following is based on the assumption of the individual as a rational agent with a capacity to deliberate and make an informed choice। अब यहाँ पे भी आप देखोगे egalitarianism, positive लिबर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो इन सब में आप कहीं ना कहीं कोई जो है इंडिविजुअल को हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, उसको आगे बढ़ने में। उसको ये नहीं सोच रहा है कि खुद अपना जो है वो अच्छा भला बुरा कर सकता है, अपने बल पे वो आगे बढ़ सकता है। केवल एक निगेटिव लिबर्टी है जो ये कहता है कि हम केवल आपको रोकेंगे नहीं कुछ करने से, जो चाहो आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप एक रैशनल एक्टर हो और आप में डिलिब्रेट करके अपना अच्छा भला बुरा चुनने की जो है ताकत है, तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। निगेटिव लिबर्टी। Which approach to political theory considers equality as a core principle? देखो, इक्वलिटी एज ए कोर प्रिंसिपल इगैलिटेरियनिज्म है, लेकिन चूंकि यहाँ इगैलिटेरियनिज्म नहीं है, पॉजिटिविस्ट, इंपेरिकल, हिस्टोरिकल, ये सब तो हो गए नहीं। जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो आपने देखा प्रिस्क्रिप्टिव होती है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच ऑलवेज जो है, जो वैल्यूज है, जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, उसको वो प्रमोट करती है, उसको कोर प्रिंसिपल मानती है। किसी भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट में ये चार चीज होने चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स होने चाहिए। तो नॉर्मेटिव अप्रोच ही सबसे सही आंसर है। प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस के बीच का अंतर एक बार समझ लो, आपको आगे वाले एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा। प्रोसीजरल जस्टिस वो है जो यहां लिखा गया है कि मेटिकुलस फॉलोइंग ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी, मतलब हमने एक बढ़िया एकदम जस्ट रूल बना दिया, रूल एंड रेगुलेशन, एंड एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जो इम्पार्शियली उस रूल रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करती है। तो जो आउटकम होगा इस पूरे प्रोसेस से वो भी जस्ट होगा। जॉन रॉल का सोचो, यही है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये रूल। जो सबस्टैंटिव जस्टिस है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फोकस इस पे किया जाता है कि एक्चुअल जो लोग इन जस्टिस झेल रहे हैं उनको जस्टिस रियलाइज कराया जाए। कैसे कराया जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको जस्टिस मिले और जस्टिस होते हुए दिखे, केवल रूल रेगुलेशन फॉलो ना हो। जैसे सबसे मजेदार है कि जॉन रॉल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें दोनों तरह के जस्टिस आपको दिखेंगे। जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो है उन्होंने रूल बनाया। पहला प्रिंसिपल इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, दूसरा प्रिंसिपल फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तीसरा प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल। एक पूरा इंस्टीट्यूशनल लिबरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उन्होंने प्रपोज किया और उससे उसके थ्रू यदि होगा तो जस्टिस एज फेयरनेस होगी। तो उन्होंने अपने जस्टिस को इसलिए प्योरली प्रोसीजरल जस्टिस कहा कि यदि, मतलब हम और कुछ नहीं कहते, हमने एक रूल बनाया है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया है, यदि ये प्रोसेस पूरा फॉलो होता है तो जस्टिस होगा। बाय द वर्च्यू की ये पूरा रूल फेयर है, जस्ट है, और इंस्टीट्यूशन फेयरली और जस्ट मैनर में उसको इंप्लीमेंट करती है, तो फिर जस्टिस ही होगा। लेकिन उनकी जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो सबस्टैंटिव जस्टिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे हम हस्तक्षेप करते हैं, वहां हम आउटकम को सीधा चेंज करते हैं कि जो गरीब है, मार्जिनलाइज है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में हम ज्यादा फायदा पहुंचा दें। सबस्टैंटिव जस्टिस। अब आओ मल्टीकल्चरलिज्म पे, क्वेश्चन है मल्टीकल्चरलिज्म का क्या मायने है। यहाँ तो आंसर जो है, देखो, प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी कभी नहीं कहेंगे, इम्पोजिशन ऑफ कॉमन नेशनल कल्चर कभी नहीं कहेंगे, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को एक समाज में बनाए रखते हुए कैसे सोशल हार्मनी हो सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इसको हम जो है मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। सो रिकंसिलेशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी विद द फैक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस विद इन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, ये बहुत अच्छा है। अब आगे पढ़ लेते हैं। encouraging different cultural groups to mutually interact and produce a common, no, common national culture की बात कभी नहीं करते हैं। सो सबसे सही इसमें ऑप्शन ये है कि ये मानते हुए भी कि समाज में डीप डाइवर्सिटी है, सभी कल्चरल अलग अलग एफिनिटी, जैसे इंडिया में देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लैंग्वेज, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
बहुत अलग अलग कल्चर हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लेकिन फिर भी एक गुलदस्ते में लगे हुए फूल के जैसे हम लोग हैं। हम सब एक दूसरे के कल्चर को पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करते हुए, प्रेज करते हुए, आपस में अपने अपने कल्चर को बचाते हुए, फॉलो करते हुए भी एक इंडिया के जो है नेशन के हम इक्वल सिटीजन हो सकते हैं। दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म। और जो माइनॉरिटी कल्चर है उनको कुछ ऐसी व्यवस्था में कुछ ऐसी छूट देना जिससे उनको फील हो कि वो हैं तो माइनॉरिटी लेकिन उनको इज्जत दी जाती है, लाइक एफर्मेटिव एक्शन, सम रिजर्वेशन, सम काइंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग पावर एंड लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो, विल कैमेलिका सबसे बड़े थिंकर मल्टीकल्चरलिज्म के माने जाते हैं। लिबरल डिस्कोर्स में उन्होंने बुक लिखा था मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ईयर भी देख लो। भीखू पारेख जो इंडियन थे, उन्होंने लिखा रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म 2000 में, एक अलग एस्पेक्ट से, ईस्टर्न जो जो हमारा ह्यूमन ऑफ नेचर है उसके नजरिए से उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म को देखा था। चार्ल्स टेलर जो एक लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन लिखा था। वही बात की, आपको जो मेजोरिटी कल्चर के जो लोग हैं उनको माइनॉरिटी कल्चर को पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि केवल सहना चाहिए। आयरिस मैरियन यंग दिखती हैं जिन्होंने कि जस्टिस को जो है पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस से जोड़ा था। मतलब कि हम डिफरेंट है लेकिन हम न्याय दे सकते हैं आपको, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। सब इक्वल सिटीजन नहीं है, जो माइनॉरिटी है उनको थोड़ी स्पेशल प्रोविजन मिलनी चाहिए। मायरिस आर्यन यंग। 44 number देखो, how do you conceptualize a set of policies and programs that aim to address discrimination and create opportunity for disadvantaged group or minority group? यही हम जो कह रहे थे, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस या डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप या माइनॉरिटी को जो आप स्पेशल प्रिविलेज देते हो उसको हम एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे इंडिया में दिया गया है वुमेन को रिजर्वेशन, एससी एसटी को रिजर्वेशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। और कई चीजें दी जा सकती हैं, कोटा, स्पेशल ट्रेनिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिविक कल्चर? सबसे पहले तो जानो कि सिविक कल्चर नाम की बुक 1963 में गैब्रियल आल्मंड एंड सिडनी भरबा ने लिखा था। सिविक कल्चर और सिविक नेशनलिज्म मिला जुला है। सिविक कल्चर मतलब जहां की कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर, वो एक तरह का किसी रिलीजियन या किसी इथनिक कम्युनिटी के होने के या किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के होने से कम गाइडेड होती है। वो इससे ज्यादा गाइडेड होती है कि हम एक नेशन के इक्वल सिटीजन है। दैट इज सिविक कल्चर। मतलब कि हम जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानेंगे, जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी को मानेंगे, वोट देंगे, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जो हमें हमसे आशा है एज ए सिटीजन वो हम पूरा करेंगे। इस तरह के जो पॉलिटिकल कल्चर होता है उसको सिविक कल्चर जो है वो कहा है आल्मंड एंड वर्बा ने। सो यहाँ पे जो है, इट मेक्स डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट बाय हेल्पिंग टू डेवलप ए फुल्ली पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर मतलब पीपल जो है वो पॉजिटिवली पॉलिटिक्स को देखते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय वो कूद के रोड पे आ जाए। वो अपने लीडर पे भरोसा रखते हैं, उसको लेजिटिमेट मानते हैं, उसको काम करने देते हैं जहां तक कि उनको लगे कि हस्तक्षेप नहीं करना है। सो बी इज द बेस्ट आंसर। वीक कभी नहीं कर सकता है, डल कभी नहीं कर सकता है। स्टेबिलिटी टू डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर ये है। व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? देखिए, ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था, जो 50s और सबके जमाने के तक था, या 70s तक कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल लीगल था। बहुत ज्यादा जो हार्ड इंस्टीट्यूशन को ज्यादा वो तवज्जो देता था। हार्ड इंस्टीट्यूशन मतलब जो जो आप फिजिकली, जो टेंजिबल एलिमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो आपको दिखता है, उसकी बिल्डिंग, उसकी मीटिंग, उसके जो प्रोसेसेस, उसके जो स्ट्रक्चर एंड ऑल, ऑर्गेनाइजेशन, वो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म था। जैसे स्टेट और उसके ऑपरेटर्स, आर्मी है, पुलिस है, आपको दिखता है बैरक में पुलिस दौड़ते हुए, आर्मी एंड ऑल, संसद, उसकी बिल्डिंग, दीज आर द ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म। लेकिन जब 1984 में ये आर्टिकल आया, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइज फैक्टर्स इन पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, ये मार्क एंड ओल्सन ने लिखा, पूरी भूचाल आ गई। उन्होंने क्या किया, ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म को बिहेवियरलिज्म से एक तरह से सिंथेसिस कर दिया। अब जो है इंस्टीट्यूशन की जो दीवारें हैं, उसकी जो विजिबल एस्पेक्ट है वो नहीं, उसकी जो नहीं दिखने वाले एस्पेक्ट हैं, इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, बिलीफ सिस्टम है, परंपरा है,
कल्चर है, वो कैसे जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग हैं मेंबर, उसके बिहेवियर और उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, और खुद कैसे इंस्टीट्यूशन जो लार्जर समाज के जो कल्चर है, बिहेवियरल पैटर्न है, पॉलिटिकल कल्चर है, अदर कल या यूनिवर्सल कल्चर है, सॉरी कल्चर कह लो, नॉर्मल कल्चर, उससे कैसे इंस्टीट्यूशन प्रभावित होती है। इन सब की जब स्टडी होने लगी तो वो एक काफी अलग टाइप की एक अप्रोच निकली जिसको न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे लंबी सेंटेंस सबसे सही, तो मैंने आपको कई बार ये फॉर्मूला बताया है। इट एग्जामिन्स हाउ इंस्टीट्यूशंस लाइक रूल्स, नॉर्म्स एंड कल्चर, जैसे ही आप रूल, नॉर्म, कल्चर, बिलीफ सिस्टम देखो, आपको न्यू इंस्टीट्यूशन याद आना चाहिए। लिमिट द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल, कैसे वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। व्हाट इज द इसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, जैसे इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म है। जैसे जितने भी नए जो कंट्री आजाद हुए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो कॉलोनियल योग से आजाद हुए, वहां के नेशनलिज्म का इसेंस क्या है। तो ये देखोगे तो ऐसा नहीं कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ कॉलोनियल कल्चर, ऐसा नहीं है। हम झटकना चाहते हैं, वैसे बहुत आसान नहीं होता, अभी भी हम ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित हैं। न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स नेशनलिज्म तो नहीं हुआ, ये तो चलो उसी का है। सेल्फ डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा सर चढ़ के बोलता है, मतलब हमको आजाद होना है, तो हमको खुद अपना भाग्य निर्माता बनना है। हम खुद अपनी कल्चर, अपनी सोच को डेवलप करेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द इसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, सेल्फ डिटर्मिनेशन। हटिंगटन, जो कि कई चीजों के लिए जाने जाते हैं, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, थर्ड वेव, क्लेम्स दैट देयर हैव बीन थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, तीन वेव में आई है। वेव मतलब एकदम एक के बाद एक के बाद एक, जो जैसे समुद्र की लहर आती है उस टाइप की। व्हेन डिड द सेकंड वेव कम, तो यदि हटिंगटन की बुक देखोगे, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, तो उसमें फर्स्ट वेव जो है 1826 से 1926 के बीच में आती है। सेकेंड वेव जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 47 से लेकर के और करीब 60s तक रहती है, जिसमें कि इंडिया से लेके बर्मा, श्रीलंका, घाना और जिम्बाब्वे सभी, मतलब तंजानिया, ये सब जितने कंट्री आप सोच सकते हो साउथ ईस्ट, जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सब एक साथ आजाद होते हैं। तो सेकंड जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के, और थर्ड जो है मिड 1970 से थर्ड वेव आती है, फर्स्ट वेव 19 सेंचुरीज में। तो this, which of the following is true? Federalism is a necessary condition for democracy and unity in diverse society. चलो ये एक स्ट्रांग है, इसको देख लेते हैं। फेडरलिज्म का ये मायने होता है, फेडरलिज्म necessarily weakens a, no, not weakens a state. Authoritarian government can easily emerge in a federal state. No, authoritarianism को ये सपोर्ट नहीं करता। फेडरलिज्म is an outcome of theory of separation of power. ये भी बहुत सही है, बहुत सही है। सेपरेशन ऑफ पावर ही फेडरलिज्म, तो इसको देखो, फेडरलिज्म इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। नो, नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। आप देखो, इंग्लैंड एक फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ डेमोक्रेसी है, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इसको भी आप काट दो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना है, शेयर्ड पावर, डिवीजन ऑफ पावर। आप देखोगे फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर रखती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, उसके नीचे भी जो पंचायती राज हमारे यहाँ अपनी पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, एंड वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज द एसेंस। यहाँ पे कुछ थिंकर देखो, डैनियल इलाजार शायद सबसे ज्यादा जो है बड़े थिंकर हैं फेडरलिज्म के, इन्होंने बुक लिखा था एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म। केसी वेयर जो है बहुत ही बड़े थिंकर रहे हैं, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट 1946 में लिखा था। इन्होंने इंडिया को क्वाजाई फेडरल, क्वाजाई मतलब आधा अधूरा फेडरलिज्म करार दे दिया था। जेम्स मैडिसन एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन, एक जो दुए हैं, ये मिल करके इन्होंने फेडरलिस्ट पेपर यूएसए में लिखा था, संविधान निर्माता। यूएसए इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। अल्फ्रेड स्टीफन जो है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बीच का अंतर दर्शाते हैं। इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जहां पे कि कनाडा और यूएसए इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दोनों का अंतर को और देख लेना नेट पे। 65 देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, नॉट ओनली लैंड, ओनरशिप ऑफ कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सब जो है कैपिटल के अंदर आते हैं।
तो ये सबसे सही है। कैपिटलिज्म रिकॉग्नाइज सोसाइटी इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ कैपिटल। जो ओनर है कैपिटल के वो कैपिटलिस्ट क्लास है, और जो बाकी जो अपनी सेवा को बेचते हैं, अपने वर्क को, अपने लेबर को जो है सेल करते हैं कैपिटलिस्ट ओनर को एज ए वर्कर, वो जो है वर्किंग क्लास है। Choose the correct statement. Colonialism was a consequence of growth of capitalism, of course, and its quest for more profits by controlling resources, labor, and markets throughout the world. सबसे सही डेफिनेशन यही मिल गया आपको, और सबसे लंबा लाइन भी है। Colonialism was a result of desire of Western countries to develop liberal democracy. No, no, ये कोई desire नहीं था। Colonialism led to economic prosperity. उल्टा, economic ruin. Colonialism sought to protect indigenous notion of property rights. Never, वो तो खा गए property rights। अब आइए 2024 के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपने ये देखा होगा डियर स्टूडेंट कि कितना ज्यादा क्वेश्चन सिपेट और जामिया भी, कल मैंने आपको जामिया का दिया था, कितना ज्यादा ये लोग पॉलिटिकल थ्योरी पे जो है बैंक करते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि ये एग्जाम एनटीए से काफी अलग डायरेक्शन में, ये रियल नॉलेज टेस्ट करते हैं, अनलाइक एनटीए जो कि अब नॉलेज टेस्ट नहीं करती, आपके रोट लर्निंग मेमोरी पावर को टेस्ट करती है, किस ईयर में क्या हुआ, क्रोनोलॉजी और अभी भी ये बचे हुए हैं इससे जो पॉलिटिकल थ्योरी को तवज्जो देते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। 24 में देखो, हु सेड पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल अंडर विच दे लिव। अब ये सवाल बहुत ही अर्बिट हो जाता है, किसने ऐसा डिफाइन किया। लेकिन चलो, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है एंड्रू हेवुड की, जिनकी बुक पॉलिटिक्स जो है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस की। आपको भी उसको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट उसका फर्स्ट चैप्टर तो सबको पढ़ना चाहिए। पॉलिटिक्स, यहाँ पे देखो लैसवेल दिखते हैं, मैंने पहले बताया पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ उन्होंने डिफाइन किया था। यहाँ विल्फ्रेड पैरेटो दिखते हैं जो कि इलीट थ्योरी के थिंकर है, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। Which theory of democracy considered that political decisions should be the product of fair and reasonable discussion and debate among citizens? अभी रिपीट क्वेश्चन है, मैं आर से शो कर रहा हूँ। बोथ सिपेट उड़ीसा एंड जामिया अपने क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए फेमस है, इसलिए यदि आप 3 साल का क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। याद रखें, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आप पिछले जाकर के देख लेना, डेमोक्रेटिव डेमोक्रेसी के कौन सबसे बड़े बड़े थिंकर हैं। हुर्गन हैबरमास को मत भूलना। Who among the following is not a postmodernist philosopher? अब अगेन वो पुराने जो क्वेश्चन है ना, पोस्ट मॉडर्निज्म के 4 थिंकर मैंने आपको बताया था, जिसमें मिशेल फूको आते हैं, लॉयटार्ड आते हैं, डेरिडा आते हैं, जेम्स बॉडरिलार्ड आते हैं, तो जीन जीन बॉडरिलार्ड। तो यहाँ पे लॉयटार्ड हैं, फूको हैं, डेरिडा हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज तो आप जानते हो, जानना चाहिए कि यह फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के बहुत बड़े थिंकर थे, और इन्होंने एक बुक लिखा था वन डायमेंशनल मैन। तो इसको जानना कि ये क्या इसमें क्रक्स क्या है इस बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फ्रीडम ऑफ डिसेंट इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ डिसेंट होना चाहिए, जब तक कि आप डिसएग्री नहीं कर सकते तब तक, और आपको अलाउ नहीं है बोल के लिख के, तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं, तब तक डेमोक्रेसी नहीं है। डिस तो नॉट है, तो ये सही है। डिसेंट implies disagreement, criticism to protest against the coercive decision of unjust law. Dissent involve critical thinking and helps in providing alternative. Dissent is death of the, no, dissent death नहीं है, dissent flourishes democracy, तो ये गलत है। Who advocated that global inequality between individual call for a global approach to justice that can effectively respond to this inequality? सबसे बड़े जो थिंकर हैं ग्लोबल इनजस्टिस के या ग्लोबल जस्टिस के, वो हैं थॉमस पॉल, जिन्होंने बुक लिखा था वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट 2002 में। इस बुक को जरूर याद कर लो, हो सकता है आपको आगे ये बुक पूछा जाए। चार्ल्स बेइज भी जो है इसके बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने लिखा था द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोनों बहुत मिलते जुलते बुक हैं, गौर करना। जॉन रॉल भी जो है ग्लोबल जस्टिस के थिंकर माने जाते हैं, इन्होंने लिखा था द लॉ ऑफ द पीपल 1999 में। थॉमस पॉल। Who said rights are in fact those conditions of social life without which one man can seek, no, no man था, one man नहीं, no man can seek in general to be himself at his best। ये गलत है। तो ये कहने का मतलब क्या है? वैसे तो इन्होंने लास्की ने कहा था, इसका कहने का मतलब है कि अधिकार जो आपको दिए जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसको लेके कमरा बंद करके और एंजॉय करें, नो। आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है, गॉड गिवन, जो एक ह्यूमन के अंदर जो फ्लरिश करने की जो पोटेंशियल है, वो उसके लिए आपको अधिकार दिया जाता है। यदि आपको अधिकार दिए जाएंगे तो आप फ्लरिश करोगे, उसी तरीके से फूल जो है वो फ्लरिश करता है। यूडोमोनिया जो कहा था एरिस्टोटल ने। हु
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसफर। यूटोपियन, यूटोपिया का मतलब होता है बहुत अच्छी बात, लेकिन जो कि केवल ख्वाबों में होती है, अच्छे सपने जो आपको दिखाए। इसका जो उल्टा जो वर्ड है वो है डायस्टोपिया, डरावना सपना। दोनों अनट्रू है, लेकिन एक सुहाना सपना है यूटोपिया, एंड डायस्टोपिया खतरनाक सपना है जिसको देख के आप डर के उठ जाते हो। तो यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसफर जो सब्ज भाग दिखाते, ऐसा दुनिया होगा, हम मिल के रहेंगे, उसमें कोई स्टेट, कोई डंडा, कोई पुलिस, कोई कोर्ट, कोई कचहरी नहीं होगी, ऐसे कहने वाले थिंकर यहाँ पे चार्ल्स फूरियर हैं, सेंट सिमन है, रॉबर्ट ओवेन है, कार्ल मार्क्स, वी ऑल नो कि अपने को साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हैं, ना कि यूटोपियन। इनफैक्ट ये नाम कि ये लोग जो है यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसफर है, ये कार्ल मार्क्स और एंगल ने ही दिया था। अपने को उन्होंने कहा कि हम तो साइंटिफिक सोशलिस्ट हैं, और ये लोग जो है यूटोपिक सोशलिस्ट हैं, ये आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, ये दुनिया में आ नहीं सकती। हम जो सोशलिज्म बता रहे हैं वो साइंस पे आधारित है, साइंस ऑफ हिस्ट्री पे आधारित है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के साइंस पे आधारित है, और वो जमीन पे लाई जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने, तो ये चार्ल्स फूरियर ने जो है कॉइन किया था फेमिनिज्म, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रॉबर्ट ओवेन ने, अमेरिका, ये थे इंग्लैंड के, लेकिन अमेरिका में इन्होंने न्यू हार्मोनी नाम की एक यूटोपिक सोशलिस्ट समाज की स्थापना की थी जो चली नहीं। एंड सेंट हेनरी द सेमन जो है वो जाने जाते हैं अर्ली पॉजिटिविज्म के, इसके शिष्य थे अगस्ट कॉम्टे जो पॉजिटिविज्म के फादर माने जाते हैं, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कॉन्सेप्ट के भी ये जनक है। 34 देखिए, the behavior of organization is influenced primarily by institutional factors such as rule, norms, and culture rather than solely by desire for profit or individual rationality. The sentence is relevant to which of the following? अभी हमने इतना डिस्कशन किया, वही है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नॉर्म्स, कल्चर, रूल, which is not a factor affecting negatively the process of democratization in post-communist state। आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर के ढहने के बाद ऑल ऑफ ए सडन जो पोस्ट कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक के जो नेशन थे, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इन सब में अचानक से जो है वो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई थी। वहां पे क्या, उसमें से जो है क्या प्रॉब्लम थे, कई जगह तो सब स्टेट नेशनलिज्म थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब नेशनलिज्म जो कहते हैं, एक पूरा कंट्री में एक नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। कई जगह रीजनल जो कल्चर थे वो रीजनल नेशनलिज्म की थी, वो रोकता था डेमोक्रेसी लाने में। ऑथोरिटेरियन लीगेसी रही थी उनको, तो वो भी डेमोक्रेसी को लाने में रोकता था। डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो सपोर्ट करेगा तो यही सही है, ये नॉट था। इथनिक वायलेंस भी बहुत वहां पे हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रूसोज जनरल विल? ये क्वेश्चन आपको बम कर सकता है। जनरल विल का मतलब होता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा रूप। मतलब सभी जो सिटीजन है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, डेलिबरेट करते हैं, अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होकर, ये सोचते हुए कि सबके लिए क्या भला होगा, केवल हमारे लिए नहीं, स्वार्थ से ऊपर उठ करके, और जो उससे जो निकल के कंसेंसस आता है, जो कि ग्रुप माइंड है, जो कि कॉमन गुड के लिए आता है, ऑलवेज वो ट्रू होता है, कॉमन गुड के लिए, ऑलवेज सबके भले के लिए होता है, उसको उन्होंने जनरल विल कहा था। तो यहाँ पे आप देखो कि जनरल विल लुक्स आउट फॉर कॉमन गुड, ये सबसे अच्छा है। लेकिन यदि आप ये देखोगे कि जनरल विल इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल विल, तो इसको रूसो ने कहा था कि सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल विल तो आपका जो है छोटी विल भी हो सकती है। मान लो कि सबकी इच्छा है कि टैक्स को कम कर दो, तो जनरल विल क्या हो जाएगा, यदि सबको सम करेंगे तो टैक्स घटा देंगे, तो उससे क्या होगा, वो कंट्री को तो लॉस हो जाएगा। तो ये जनरल विल नहीं हुआ, इसलिए जनरल विल इज विल ऑफ ऑल, एक ही ए और डी तो एक ही बात कहते हैं, तो ये नहीं है। जनरल विल जो है एक तरह का सिंथेसिस है सभी सिटीजन के हायर विल का, जो अच्छा विल, जो ट्रू विल, गुड विल जो है उसका समेशन है, या सिंथेसिस है, समेशन भी नहीं है, ना कि जो जो हमारा एक्चुअल विल, जो इंपेरिकल विल या लोअर सेल्फ का जो विल होता है। सो दैट इज, दिस इज द बेस्ट। माइनस कॉमन गुड तो हो ही नहीं सकता है, गुड, कॉमन गुड के लिए जनरल विल होता है। Who said Aristotle's ideal state is always Plato's second best? ये कहने वाले जो हैं वो जॉर्ज हॉलैंड सबाइन थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था वेरी फेमस, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत पहले लिखी गई थी, शायद 1930s में, चेक कर लीजिएगा। उनका ये कहना था कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, आपको याद होगा, वो स्टेट जिसमें फंक्शनलिज्म, तीन क्लास होते हैं, और इंडिविजुअल जो है होता है, स्टेट का रूप होता है, लाइक दैट, फिलोसफर किंग के द्वारा रूल होता है, जिसमें कि कोई कानून की जरूरत ही नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी पुलिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब यूटोपिक
टाइप ऑफ आइडियल स्टेट। उनका जो सेकंड बेस्ट स्टेट, उनका चलो ये जमीन पे उतारना है तो आइडियल स्टेट मुश्किल है मेरा, तो एक आपको जमीन पे उतारने वाला स्टेट हम देते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा था, मैग्नीसिया, मैग्नीसिया नाम दिया था, जो कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित स्टेट थी। अपनी बुक द लॉ में जो सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा था, वो उनका सेकंड बेस्ट स्टेट था। यदि आप एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट देखोगे तो उन्होंने कहा कि जो सेकंड बेस्ट स्टेट प्लेटो का है वही हमारा आइडियल स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। इसी बात को जीएस सबाइन कहते हैं। सीएल वाइपर जो हैं ये जाने जाते हैं जिन्होंने जेएस मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट करार दिया था, पढ़ लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखा था द पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पे डनिंग भी दिखते हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थॉट के हिस्टोरियन हैं। सीबी मैकफर्सन दिखते हैं जो अपने थेसिस पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ रॉल कंबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई कई एग्जाम में पूछा जाता है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ये कई सारे कॉन्सेप्ट आइडियाज को एक तरह से सिंथेसिस है, जिसमें कि पीपुल्स डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये तो लिबरल डेमोक्रेसी के पक्षधर से, इसलिए ये कट जाता है। यहाँ पे कमांड इकोनॉमी नहीं, ये लिबरल इकोनॉमी के, ये कैपिटलिज्म के एक समर्थक थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी के ये पक्षधर थे, रैशनल चॉइस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर पॉलिसी जो डिफरेंस प्रिंसिपल से आती है, इस तीनों को वो जो है मिक्स करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जॉन रॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सेक्स इज बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सही है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, आगे पढ़ो भी मत, रेफरिंग टू नॉर्म रूल रिलेशन, बिल्कुल सही है। सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर चेंजेस ओवर टाइम, यस, जेंडर जेंडर का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अभी देखो ना, वुमेन का जो रोल है, रोल उसकी जो उनके लिए जो हमारी बंधन है, हमारी जो सामाजिक बाध्यता है, वो बदल गई कि नहीं, इंडिया में बदल गई। तो जेंडर चेंजेज ओवर टाइम। पहले आप इंडिया में आज से 50 साल पहले औरतों के होने पे कई जगह घर में जो है लोग दुखी हो जाते थे, आज औरतों के होने पे खुशी होती है। आप समझो कैसे जेंडर नॉर्म बदल गया। औरतें, बच्चियां जो है श्राप हैं, बच्चे के मतलब बच्चियों के फादर का कंधा नीचा हो जाता था कि अब हमको उसके दहेज जुटाना पड़ेगा, उसकी इज्जत की रक्षा करनी पड़ेगी, उसको घर से बाहर नहीं जाने देना है, समाज इतना क्रूएल है, पर्दे में रखना है, और ये सब सब चीजें हम लोगों ने देखा, बाल विवाह करनी है, सभी बदल गए कि नहीं। सेक्स एंड जेंडर आर द सेम थिंग, नो नॉट एट ऑल, यही जो है ऑड वन आउट है। हु सेड दिस, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड, ये बहुत फेमस जो कोट है महात्मा गांधी का, जो ये कहता है कि एक आदमी का ग्रीड भी दुनिया को तबाह कर सकता है। अभी आप देखो ट्रम्प का बेवकूफाना ग्रीड कैसे तबाह कर रहा है दुनिया को, एक समय में हिटलर का ग्रीड ने तबाह किया था। एक आदमी का ग्रीड तबाह कर सकता है। यहाँ पे वंदना शिवा दिखती हैं जो इको फेमिनिस्ट हैं, स्टेइंग अलाइव नाम के बुक के लिए जानी जाती हैं। ईएफ स्कूमेकर दिखते हैं जो इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वेरी फेमस बुक लिखा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और सुंदरलाल बहुगुणा दिखते हैं जो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए रहे, जो पेड़ को पकड़ लेती थी औरतें पहाड़ों पे उत्तराखंड में। अब यहाँ पे तो ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, जो एक तरफ फेमिनिस्ट है, दूसरी तरफ उनकी बुक है। तो यहाँ केट मिलेट जो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिससे कि सेकंड वेव या रेडिकल फेमिनिस्ट आती है। यहाँ सुलहा फायरस्टोन को मैं मिला दूंगा इससे और इन दोनों से, कि आप देखो 1 का 2 और 4 का 4, तो एक ही में है 1 का 2 और 4 का 4, तो इससे आपको मैच हो जाता है, बाकी को आप मैच करके देख के आगे बढ़िएगा। नाउ फाइनली कम टू 2023, उसके क्वेश्चन को चलिए अब तेजी से देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसको जल्दी खत्म करना चाहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। मतलब कि कैसे जो है हम स्टेट जो एक हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कहीं भी किसी भी समाज में, उसके साथ कैसे तारतम्य एडजस्टमेंट करके हम अपनी लाइफ को बिताते हैं। दैट इज द इसेंस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज मूविंग अराउंड द स्टेट, स्टेट किस टाइप की है, कैसी उसकी पॉलिसी है, कैसे क्या अधिकार वो हमें देते हैं, कैसे हम उनके साथ रहते हैं, इस टाइप की। अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में स्टेट के साथ ही लोग अपने लाइफ को जीते हैं। स्टेटलेस बहुत कम समाज है जो स्टेटलेस कहे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ हैं, लेकिन वो भी वहां भी गवर्नमेंट तो जैसी है, जैसे फिलिस्तीन है या अदर। पॉल जेनेट कहते हैं, अब ये तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको नहीं कर पाओगे। वैसे वैसे ये याद रखो कि गेटल जो है वो स्टेट को धुरी मानते हैं पॉलिटिक्स की। इनका कोई डेफिनेशन नहीं, स्टेट 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 हो तो गेटल की तरफ जाओ। और लास्की प्लूरलिस्ट है, वो स्टेट को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उनके उनके लिए बहुत सारे और जो कम्युनिटी और ग्रुप हैं वो मिल करके पावर
को एक्सरसाइज करते हैं किसी समाज में, नॉट ओनली स्टेट। हु सेड पॉलिटिकल साइंस डील्स विद ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी? ये इतना घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। डेविड स्टन का ये डेफिनेशन, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इज पॉलिटिक्स, ये इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। क्या इसका मायने है, इसको मैंने कई जगह बताया, अभी मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल अप्रोच यदि आप देखो तो साइंटिफिक मेथोलॉजी कभी नहीं होगी, वैल्यू फ्री होगा ही नहीं। ये मॉडर्न अप्रोच है, उसमें वैल्यू लैडन होता है। इंस्टीट्यूशनल स्टडी हो सकता है क्योंकि वो ओल्ड इंस्टीट्यूशनल स्टडी, फॉर्मल कंपैरेटिव स्टडी नहीं होता था, पैरोकियल होता था। तो एक ही बचता है, यही बेस्ट स्टेटमेंट है, ओल्ड इंस्टीट्यूशनल। Read the statement and answer as to which one is correct. The philosophical basis of liberal feminism lies in the principle of individualism. Yes, इंडिविजुअल की इक्वल वर्थ है, इसलिए उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में यही तो था लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल फेमिनिज्म इसेंशियली रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म करना था, चेंज नहीं करना था, पूरा पैट्रियार्कल सोसाइटी को बदल नहीं देना था, उसको सुधार लानी थी उसमें। लिबरल फेमिनिस्ट सेड दैट द पैट्रियार्की कैन बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। कभी वो पैट्रियार्की पे क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया है, तो इसको आप काट दो और ए बी को सही कर दो, ये रेडिकल फेमिनिज्म का है। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म? मॉडर्न लिबरलिज्म आती है जॉन रॉल, टी एच ग्रीन और जेम्स जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब के लिए, इन सब की तरफ से मॉडर्न लिबरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वेलफेयर स्टेट है। तो लिबर्टी है, तो यहाँ पे है विच इज नॉट ए फीचर। तो लिबर्टी इक्वलिटी को ये कंप्लीमेंट्री मानते हैं कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। जॉन रॉल का याद करो, थ्योरी ऑफ जस्टिस। स्टेट इज ओनली इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ऐसा ये कहते हैं क्या? ओनली इंस्टीट्यूशन। चलिए इस पे देखते हैं। मॉडर्न लिबरल्स पुट एम्फेसिस ऑन ग्रुप्स रेदर देन इंडिविजुअल। ये बात सही है। आप जॉन रॉल का देखो तो डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल, वो चेन की बात करते हैं, समाज में जो ग्रुप पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए क्या किया जा सकता है, केवल ब्रूट इंडिविजुअलिज्म नहीं। तो ये तो सही है। इट बिलीव्स इन रेगुलेटेड एंड प्लान्ड इकोनॉमी इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये भी एक तरह सही है क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो है, प्लान्ड इकोनॉमी होगी, टैक्सेशन लगेगी, डिफरेंस प्रिंसिपल जब भी लगेगा वेलफेयर लाने के लिए। तो एक ही बचता है, ऐसा शायद मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं कहेगी कि स्टेट ही केवल एक इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करती है सोशल इश्यूज प्रॉब्लम को, सोसाइटी के अदर जो कंपोनेंट है लाइक सिविल सोसाइटी, ग्रुप्स, कम्युनिटी नहीं करती, ऐसा वो नहीं कह सकते। परहैप्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बी सबसे सही आंसर है। What can be defined as a broad cultural, social, or political initiative sustained by the ethos of temporality of the new? देखो, टेम्पोरल का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम, टेम्पोरल। तो टाइम में जो नया है वो क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद। तो टेम्पोरलिटी ऑफ द न्यू से जो विचार आते हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। आइडेंटिफाई, ये मतलब इस आपको लैंग्वेज में इन्होंने बहला दिया है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ ऑथर्स एंड बुक। रॉन्ग, अब यहाँ पे देखो, एक आपको ये सब बहुत टफ है, ए विंसेंट का एंड माइकल मॉर्गन का, मुझे भी ये सब याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता और आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने रिपब्लिक नहीं लिखा है, ये प्लेटो ने लिखा है। आपका ये काम इन्होंने आसान कर दिया और एक ही खोजना है रॉन्ग पेयर। यदि ये मिल गया इसका मतलब ये सही है। हैरोल्ड लास्किन ने लिखा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत फेमस बुक है। माइकल मॉर्गन ने लिखा क्लासिक्स ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, एंड ए विंसेंट ने लिखा नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आप इसको याद भी कर सकते हो और आपको इन्होंने आंसर तो ऐसे ही बता दिया। With regard to Marxist theory of democracy, identify the statement which is not correct. ये ध्यान से पढ़ना, कई बार बच्चे जल्दी से पढ़ते हैं और करेक्ट खोजने लगते हैं। पहला ही उनको करेक्ट दिखेगा, उसको टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। मार्क्सिस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट एज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एकदम सही है, इसको आप 5 बार पढ़ना, सोचना और नेट पे जाके दोनों में फर्क है वो क्या करते हैं। To Marxist, democratic state is a socialist state. Yes, socialist communist state. Marxists stand for rule of law and independent judiciary. No, वो मानते हैं कि जो rule of law, independent judiciary सब फैकेड है। लिबरल डेमोक्रेसी कहने का ये सब कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। रूल ऑफ लॉ जो है वो अमीरों के लिए होती है, गरीब के लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। कानून के नजर में सब बराबर, कहने के लिए कोई बराबर नहीं है। क्या इंडिया में बराबर है क्या? जरा आप सोचोगे, सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे सुनती है अमीर लोगों के, स्टेट की, बड़े बड़े पॉलिटिशियन की, जिनके पीछे खड़े होते हैं फौज, ऐसे ऐसे वकीलों की फौज। अभी आप देखो मिस्टर पवन खेड़ा, कल मैं पढ़ रहा था, उनकी जो है केस लड़ने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी, दोनों एक ही पार्टी के आते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को यदि आप हायर करो सुप्रीम कोर्ट में
अपने लॉयर, तो आपको वो एक हियरिंग का लेंगे 10 लाख रुपया, क्या आप दे पाओगे? तो अभिषेक मनु सिंह भी कानून के लिए लड़ते हैं अपने साथी के लिए। तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? सोचना। रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी वो कहते हैं कि नहीं, ये भी फैकाड है, मार्क्सिस्ट थॉट से। मार्क तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, यही नॉट है। मार्क्सिस्ट सपोर्ट एन आइडियल डेमोक्रेसी बट नॉट एन एक्चुअल डेमोक्रेसी। एक्चुअल डेमोक्रेसी जो है वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, आइडियल डेमोक्रेसी जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है। whose concept of justice was based on the functional specialization, मतलब समाज को डिफरेंट फंक्शन के आधार पे 3 पार्ट में बांट दो, जो है प्रोड्यूसर क्लास और ऑक्सिलरी क्लास एंड फिलोसफर किंग, और वही न्याय है, उसी बेसिस पे आइडियल स्टेट कहने वाले प्लेटो। हु एडवोकेट्स द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, यदि एक थिंकर जो नेचुरल राइट को जो प्रमोट करते हैं वो जॉन लॉक, नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी in his social contract theory, who remarked the most debates over moral relativism misunderstood the importance of cultural relativism। इस पे आधे घंटे क्लास लिया जा सकता है। देखो, रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कोई एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूटिज्म का उल्टा है रिलेटिविज्म। अभी हमने देखा ट्रूथ में कैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट रिलेटिव ट्रूथ को अपनाते हैं। मोरल रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कोई भी एक्ट मोरल है या इमोरल, इसका कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई यूनिवर्सल पैमाना नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड। आपको उस पर्टिकुलर कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना पड़ेगा कि वो जो एक्ट है या वो जो थॉट है वो मोरल है या इमोरल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि बलि देना, जानवरों की बलि देना, आप ये यूनिवर्सली नहीं कह सकते हो ये ग्रोटेस्क है, ये अन्याय है। कुछ जो कल्चर है उसमें वो न्याय है, उसमें वो जो है उसको लोग जो है अच्छा मानते हैं। आप कोई नहीं होते हो ये कहने वालों की कि क्या अच्छा है क्या बुरा, दैट इज मोरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब है कि कोई कल्चर जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडियन कल्चर अच्छा है, पाकिस्तानी कल्चर बुरा है, बांग्लादेशी कल्चर बुरा है या अच्छा है, अमेरिकन कल्चर बुरा है। कल्चर के जो कंपोनेंट है वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही अच्छे या बुरे हैं। इसका मतलब हर कल्चर अपने लिए अच्छा है। आपको कल्चरल रिलेटिविज्म का ये मतलब है अपने कल्चर से दूसरे को जज मत करना शुरू करो, उसको हायरार्की मत बनाओ। तो मोरल रिलेटिविज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म आपने फर्क समझा होगा यदि आपने इसमें। इसको कहने वाले कौन थे? ये थे एलिसन डे रैनचिंग। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने एक बुक लिखा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म। एलिसन डी रैनचिंग, याद कर लो, ये बुक भी याद कर लो, लेकिन डिफिकल्ट, ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन है जो आपको रेस्ट इन पीस भूल जाओ। विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसीजरल जस्टिस। अभी हमने इतना आपको भाषण दिया, प्रोसीजरल जस्टिस जो रूल एंड रेगुलेशन जस्ट हो, फेयर हो, तो उसके लिए आउटकम फेयर होगा। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस रूल में भी और रूल को इम्प्लीमेंट करने में भी। वॉइस होनी चाहिए, सबको सबकी आवाज सुननी चाहिए, तभी वो जो है प्रोसीजरल जस्टिस सही होगा। ये नहीं कि आपने रूल बना दिया और किसी की सुन नहीं रहे हो। सेक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑड वन आउट है। एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये सब होगा। रूल जस्ट हो, ट्रांसपेरेंट वे में जो है इम्प्लीमेंट हो, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस हो, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी एसआईआर जो है एक प्रोसीजर बने कि हम फिर से जो है इंटेंसिव रिवीजन करेंगे इलेक्टोरल रोल का, प्रॉब्लम। यदि आपने उस रूल को जस्ट बनाया, जैसे आप यदि वो रूल में कोई ऐसी बात है कि लोग कोर्ट पहुंच गए, चिल्लाने लगे कि उसमें आधार कार्ड को नहीं शामिल किया गया, तो वो क्वेश्चन मार्क करता है, इसका मतलब आपका रूल ही जो है जस्ट फेयर नहीं है। फिर उसको आप ट्रांसपेरेंट वे में जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करो। छिपे छिपे वे में करोगे, किस बेसिस पे आप छांट रहे हो, यदि वो नहीं है तो फिर वो जो है जस्टिस नहीं है, प्रोसीजरल जस्टिस नहीं है। आप वॉइस, आप जिसका वोट कट गया है उनकी आवाज भी तो सुनो। यदि नहीं सुन पाते हो, उनकी आवाज सुनने की कोई प्रोसीजर नहीं है, तो ये जस्टिस नहीं है। और इम्पार्शियल वे में करो। कोई भी ये जो हुई है एसआईआर, ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए किया जा रहा है। ये सब चीजें जो है इसको जो है जस्टिस से अलग करती है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है कल्चरल रिलेटिविज्म और मोरल रिलेटिविज्म का एक एक लाइन में। सो इसको एक बार पढ़ लेना। Who claim that fair procedure and clear communication can produce legitimate and consensual decisions by citizens, and these fair procedure governing the deliberative process are what legitimates the outcome।
ये सब कहने वाले कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी या कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के सबसे बड़े थिंकर हुर्गन हैबरमास थे, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल स्कूल से आते हैं। इसको पढ़ना ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। हु कॉइन्ड द वर्ड फेमिनिज्म, फेमिनिज्म मीनिंग फेमिनिज्म? अभी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले, चार्ल्स फूरियर, वन ऑफ द यूटोपिक सोशलिस्ट थिंकर। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स, जो कि एक्चुअली जो लॉ ऑफ डायलेक्टिज्म जो था, वो किसने दिया था? एंगल ने दिया था, मार्क्स ने दिया था। इसमें 3 लॉ है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट, मतलब सिंथेसिस ऑफ अपोजिट, अपोजिट जो एक दूसरे से मिलके जो आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ अपोजिट्स कह लो, एंड देन निगेशन ऑफ निगेशन एंड चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव चेंज टू क्वालिटेटिव एंड वाइस वर्सा. So dialectical materialism of Marx believes that social phenomena is applicable to political life. Yes. Social phenomena has nothing to do political and no. Social phenomena जो capitalist जो social structure है वो कैसे politics को decide करता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो social phenomena होती है वो समाज का बेस बनाती है। सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना, कौन कैपिटल ओन करता है, कैसा उसका रिलेशन है वर्किंग क्लास से, और पॉलिटिक्स तो सुपर स्ट्रक्चर है जो गाइडेड या डिटरमिन होती है बेस से। तो सोशल फिनोमेना डिटरमिन पॉलिटिकल लाइफ। तो यही सबसे सही आंसर है। ये सब नहीं, सोशल फिनोमेना एंटीथेसिस नहीं, वो डिसाइड करती है पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल फिनोमेना कैनॉट गो, नो इट इज नॉट हैंड इन हैंड। द टर्म नॉट रिलेटेड टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, वी ऑल नो कि ओरिजिनल पोजीशन उनका है, जिसमें कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो डिसाइडिंग पार्टी वो एग्रीमेंट करते हैं। लॉक एंड प्रोविसो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये लॉक के द्वारा दिया गया था। लेक्सिकन प्रायोरिटी, जो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी प्रिंसिपल की है, सेकंड प्रायोरिटी फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की, और थर्ड प्रायोरिटी जो है डिफरेंस प्रिंसिपल की है। लॉकियन प्रोविसी जॉन लॉक ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप यदि कोई भी अनमैन्ड प्रॉपर्टी है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं है, ऐसा जब तो शुरू में ही दुनिया में हो सकता था ओरिजिनल पोजीशन में, आप उसको अपने मेहनत से, अपने लेबर को मिक्स करके अपना बना सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी भी दूसरे के हक को आप नहीं मारोगे, मतलब इतना नहीं ले लोगे कि किसी दूसरे के लिए बचे ही नहीं। तो एनफ एंड एड एज गुड, एनफ एंड एज गुड दूसरे के लिए छोड़ो, तब जो है आप जो प्रॉपर्टी को अपने लेबर से मिक्स करते हो वो आपका अपना हो सकता है। और दूसरे के को पोजीशन को इतना खराब मत कर दो कि आपके उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से कोई दूसरा और ज्यादा गरीब हो जाए। ये दो कंडीशन जो है लॉक एंड प्रोविसो है। आप देखोगे तो ये इतना टफ कंडीशन है, कोई भी संपत्ति को एक्वायर करने में यदि आप अदानी अंबानी इन सब पे लागू करो तो वो आप देखोगे लॉक एंड प्रोविसो को वो काटते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपकी जो ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि सर सीपेट उड़ीसा का थीम वाइज और लाइए और बताइए बहुत सारे हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे कैसे, मैंने इसमें बहुत बकबक किया है, मैं थक भी गया हूं, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे इस इतने बोलने से, इतनी सारी जो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, आपको पॉलिटिकल थ्योरी को टैकल करने में आसानी होगी। और यदि आप अपने चांसेस को थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इवन 5 दिन के लिए भी ज्वाइन करोगे तो एकदम बिल्कुल ये एकदम स्पष्ट है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको इतने अच्छे मॉक पेपर मिलेंगे इस तरह के जो आप यहाँ देख रहे हो। उसको यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स को, मॉक टेस्ट सीरीज का, जिसमें कि मैं इस तरह से काउंसलिंग भी करता हूँ हर वीक में 2 बार, तो आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को भेज सकते हो paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के। मिलेंगे फिर एक और थीम लेकर के, सिपेट नेक्स्ट होगी WPT। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।